नमस्कार बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं मोल कंसेप्ट। तो इसके पहले वाला लेक्चर हम लोग देख चुके थे और उसमें हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने 3 नियम बताया था और उसके कुछ क्वेश्चन भी बनवाए थे। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है नीट के एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में भी आता है। हम लोग शुरुआत करते हैं मोल कंसेप्ट को। तो आइए, सबसे पहले इस मोल कंसेप्ट में 2 टर्म है, एक है मोल और दूसरा है कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर मोल को समझेंगे। कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है? आइए, कंसेप्ट कहने का मतलब यह है, जैसे आप कोई एक विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी से सवाल करता है किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर, जैसे एक मैथ की बात करता हूं, कहता है कि मैथ कैसे बना, तो आप उसको कैसे समझाते हैं? आपको तरीका से समझाते हैं कि यहाँ से ऐसे हमने गुना भागा किया, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके ना हमने आंसर लाया है। आप उसको समझा सकते हैं। चाहे एक लेक्चरर है, वो जो लेक्चर दे रहा है उसकी जो कला है, आप उसको चाहे तो आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं तरीका से। तो जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है उसी को कहते हैं कंसेप्ट। जिसको आप प्रयोग द्वारा साबित नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं कंसेप्ट। तो इस बात को लिख लिया जाए कि हैविंग नो एक्सपेरिमेंटल proof is known as concept। उसको हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। अब इसमें दूसरा टर्म हमारे सामने आता है मोल। आइए, तो मोल को हम लोग समझते हैं। मोल कहेंगे किसको? तो जब जब एक बड़ी संख्या की उत्पत्ति हुई, जैसे मान लिया जाए जब हमारे सामने, जिसे आप कहते हैं कि 1 डजन, तो 1 दर्जन के लिए कहते हैं 12 संख्या होता है इसके लिए। आप कहते हैं कि 100, 1 पर 2 जीरो, तो आप इसको कहते हैं कि इसका नाम हो गया 100, इसका नाम 100 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 1 पर 3 जीरो आया, इसको आप 1000 बोल दिए, 1000 बोल दिए। फिर उसी तरह से आप इस तरह से 5 जीरो आया तो 10 पर पावर 5 हुआ, तो आप इसको लाख बोल दिए। फिर 10 पर पावर इस तरह से 6 हुआ, मिलियन। फिर 10 पर पावर इस तरह से 9 हुआ, बिलियन बोल दिए। फिर इस तरह से 10 पर पावर 12 हुआ तो ट्रिलियन बोल दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार ऐसा समय आया कि 6.022 गुने 10 पर पावर 23 एक संख्या हमारे सामने आई और वैज्ञानिकों ने इस संख्या का नाम दे दिया मोल। वैज्ञानिकों ने इस संख्या का नाम मोल दिया। तो मैंने कहा कि जब जब कोई एक बड़ी संख्या हमारे सामने आती है तो उसका एक नाम रखा जाता है। जैसे जब 6.022 गुने 10 पर पावर 23 हमारे सामने आया तो इसको कहा गया मोल। तो ये नंबर याद रखना होगा और इसी को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है कि 6.022 गुने 10 पर 23 एक मोल के रूप में आया हमारे सामने। तो हम लोग इस संख्या को देख करके क्या कह सकते हैं कि मोल है क्या? तो मोल इज ए काउंटिंग नंबर which is used for microscopic particles, that is electron, proton, neutron, atom, molecules, ion, इन सबों के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग मोल कहते हैं। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, क्या लिखूं मैं कि मोल इज ए काउंटिंग नंबर which is used for microscopic particles, that is atom, molecules, ion,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन सबों के लिए हम मूल एक संख्या है, और ये संख्या एटम के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, मोलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हैं, आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप कहते हैं कि एक मूल एटम आप बोल रहे हैं किसी के सामने, तो एटम से पहले आपने जो मोल बना है, तो ये एटम इंडिकेट करता है एक संख्या। ये एटम आप एक संख्या को इंडिकेट करते हैं, और वो संख्या कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात आप कर रहे हैं। या फिर आप बोलते हैं कि एक मोल मोलेकुल की बात कर रहे हैं, एक मोल मोलेकुल की बात कर रहे हैं, तो आप 6.022 गुने 10⁻23 मोलेकुल्स की बात कर रहे हैं। समझिए बात को। एक मोल आयन की बात कर रहे हैं, तो 6.022 गुने 10⁻23 मोलेकुल्स। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिसका आप नाम रखते हैं उसके पहले अगर मोल है, तो जो नाम यहां लिख रहे हैं और इस नाम के पहले जो मोल लिखे हैं, तो ये संख्या हो गया। अगर मान लिया जाए कि आप कहते हैं कि एक मोल स्टूडेंट, तो कितने स्टूडेंट? 6.022 गुने 10⁻23 स्टूडेंट। आप कहते हैं कि 1 मोल पेन, कितना पेन? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। तो इस तरीके से अगर किसी के नाम से पहले अगर मोल इंडिकेट करते हैं, तो मोल वो संख्या में हो जाएगा, वो वस्तु संख्या में हो जाएगी, और वो संख्या इतने के बराबर होगा। और ये बात हम लोग पहले से क्लियर कर चुके हैं कि मोल कुछ नहीं है बल्कि एक काउंटिंग नंबर है। जिस तरह से बहुत सारे संख्या आई, तो एक संख्या हमारे सामने 6.022 गुने 10⁻23 भी आया, और इसी को नाम दे दिया गया मोल। तो अब इस डिफिनीशन से क्या पता चलता है? हमने जो यहां परिभाषा दिया है, इस परिभाषा से यह पता चल रहा है कि एक मोल के अंदर एक एटम हो सकता है, मोलेकुल हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि अगर मोल का क्लासिफिकेशन करना होगा, तो हम लिख सकते हैं मोल फॉर एटम, मोल फॉर मोलेकुल, मोल फॉर आयन, मोल फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से अगला टॉपिक हम यहां नाम लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। चूंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तो है ही, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मोल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्स। और मोल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मोल फॉर एटम, मोल फॉर एटम्स। दूसरा लिख सकते हैं मोल फॉर मोलेकुल्स, और तीसरा लिख सकते हैं मोल फॉर आयन। डी में लिखेंगे मोल फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये सारे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे, और इन सारे टॉपिक्स में भर भर के न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, और सारे टॉपिक में अलग अलग टाइप जो होगा, उन सारे टाइप पर हम सवाल बनवाएंगे, और इस तरह से आपको कवर करना होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहां से? मोल फॉर एटम से। हम शुरुआत करते हैं मोल फॉर एटम से। तो चलिए मिटा रहे हैं, आइए तैयार हो जाइए मोल फॉर एटम्स के लिए। ओके, चलो। तो मैं अब यहां ए नंबर दे रहा हूं, मोल फॉर एटम्स, मोल फॉर एटम्स। चलिए समझिए बात को। हम किसी एटम की चर्चा करेंगे, कोई भी एटम ले लीजिए, सोडियम ले लेते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, जो भी इच्छा है आपको एटम्स आप ले सकते हैं। तो मोल फॉर एटम्स में हम लोग ये देखेंगे कि इस एटम का
मोल से क्या रिलेशन है, आइए देखिए समझ सकते हैं। ओके, चलो तैयार हो जाओ, आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहां ले लिया सोडियम, मैंने यहां ले लिया सोडियम एटम, और इस सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ऐसे तो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, हमको 23 से मतलब है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। चलिए, अभी हमको एटॉमिक नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, हम 23 लेकर चलते। आइए समझिए बात। अगर हम यहां लिखते हैं इस एटॉमिक मास को 23 AMU, समझिएगा बात को, 23 AMU, तो इसको कहेंगे मास ऑफ 1 एटम सोडियम। ये एक एटम सोडियम का मास कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे 23 ग्राम, तो ये मोलर मास हो गया, और ये हो गया 1 मोल सोडियम एटम। ये जो बातें हमने जो लिखा है 23, इसको कहेंगे मास ऑफ 1 एटम सोडियम, और इसको कहेंगे मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम। बात समझिए, अगर हम ग्राम लिख देते हैं तो मोलर मास हो जाता है, 1 मोल का मास हुआ। और जब हम एटॉमिक मास यूनिट लिख देते हैं तो 1 एटम का मास हुआ। ये बात नहीं भुलाना है, 1 एटम के मास को हम इंडिकेट करेंगे AMU के द्वारा, और 1 मोल के मास को इंडिकेट करेंगे ग्राम, और हमको मतलब है मोल से। तो इस 23 को हमने लिखा है यहां 23 ग्राम, मतलब कि 1 मोल सोडियम एटम का हमने मास लिखा है ग्राम में। और जितना ये ग्राम होगा वो एटम के केस में 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। ये पूरा मैं लिख रहा हूं, 1 ग्राम एटम के बराबर होगा, और ये एटम 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होगा। और मोल क्या है? एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। समझिए बात को। तो ये रूल और ये टेक्निक जो है, जो एक दूसरे के बराबर की ओर जा रहा है, ये भुलाना नहीं है, ये मत भूलिएगा। अब हमारे सामने इसमें 2 बातें आया है, मास ऑफ 1 एटम और मास ऑफ 1 मोल। तो जैसे मान लिया जाए, तो मैं अब यहां लिख रहा हूं, इधर देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और मैं यहां लिखूंगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहां लिखा सोडियम, तो मैंने लिख दिया है, हाइड्रोजन लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, मैग्नीशियम लिखते हैं, और यहां मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, मान लीजिए। और मैं अब यहां लिख रहा हूं 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहां मैं लिखूंगा कैल्शियम के लिए 40 AMU, मैग्नीशियम के लिए मैं लिखता हूं 24 AMU, और नाइट्रोजन के लिए मैं 14 AMU लिख रहा हूं। समझिए बात को। तो ये जो हमने मास लिखा है, एटॉमिक मास हमने जो लिखा है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट एक होता है, कहने का तरीका में फर्क है। क्या तरीका है? वही तरीका हम सिखा रहे। इसको कहेंगे मास ऑफ 1 एटम। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। और यहां जो हमने यहां लिखेंगे कि 1 ग्राम, मान लीजिए कि यहां 1 ग्राम लिख देंगे, यहां लिख देंगे 40 ग्राम, यहां लिख देंगे 24 ग्राम, और यहां लिख देंगे 14 ग्राम। तो इसे कहेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का ये मास है। तो हाइड्रोजन एटम के जो 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटम का मास, उसके 1 मोल में मास हम ऐसे लिखेंगे, सिर्फ एटम के केस में। कैल्शियम के लिए 40, मैग्नीशियम के लिए 24, नाइट्रोजन के लिए 14, और इसका 1 ग्राम, इसका 40 ग्राम,
इसका 24 ग्राम और इसका 14 ग्राम, सब किसके बराबर होगा? 1 ग्राम एटम के बराबर होगा। और 1 ग्राम एटम किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और मोल एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है? इतना एटम के बराबर होगा। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट में मोल फॉर एटम की कहानी चलती है। अगर इतना आप सीख लिए हैं तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, मिटा दे, चलो। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से कुछ फार्मूला अलग करेंगे। यहां से हम कुछ फार्मूला अलग करेंगे। और क्या लिखेंगे फार्मूला? आइए देखिए, समझिए बात को। यहां हम क्या लिखेंगे कि यहां लिखते हैं फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर अमाउंट गिवन इन ग्राम बटा मोलर मास। आइए देखें। अब यहां से अगर अमाउंट गिवन इन ग्राम निकलना होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ये भी उतार देता हूं। अमाउंट इस तरह से आप कॉपी पर सजाइएगा नोट्स। अमाउंट गिवन इन ग्राम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। आइए नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ एटम्स बाय 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। और यहां से पुनः नंबर ऑफ एटम्स निकलना होगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 पर पावर 23। ये 4 फार्मूला आपको नहीं भुलाना है। अब समझिए बात को। यहां से कहानी आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब मान लिया जाए कि कोई मोलेकुल दिया है। जैसे मान लीजिए कि हम दे देते हैं कि 1.7 ग्राम NH3 है। तो NH3 तो मोलेकुल है, ठीक है, किसी यौगिक का मोलेकुल है। वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं मोलेकुल्स के बारे में, मोलेकुल्स किसे कहते हैं। अगर 1.7 ग्राम NH3 है और आपसे उससे पूछ दिया कि इसमें एटम कितना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, माने मोलेकुल से एटम की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक टॉपिक दे देता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम मोलेकुल्स। आइए देखिए, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लिखते हैं, जैसे समझ लीजिए, जैसे NH3। अब NH3 का मान लीजिए 1.7 ग्राम दिया और इसमें कहेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है। इस तरह से सवाल पूछेगा। हम सवाल भी लिखेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। आइए देखें। तो मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ मोलेकुल्स इनटू टोटल एटम। अब टोटल एटम कहने का मतलब एटॉमिसिटी है। टोटल एटम यहां कहने का मतलब क्या है? एटमोसिटी है। उसमें कितना एटॉमिसिटी है, कितना एटम की संख्या है, उस मोलेकुल में कितना एटम है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर ऑफ मोलेकुल्स का वही फॉर्मूला होगा जो नंबर ऑफ एटम्स का होगा। यहां जो नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला दिया है, यहां भी नंबर ऑफ मोलेकुल्स के लिए वही लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गुने इतना। तो अगर इसको तोड़ना होगा उस फॉर्म में, तो हम तोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल एटम। चलिए, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना होगा, और इस फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए मैं एक सवाल देता हूं। सवाल तो इन सब पर दूंगा मैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैं इसको क्लियर करने के लिए दे रहा हूं। आइए देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लिया जाए, ज्यादा कोशिश करेंगे हम लोग फार्मूला लगाकर हर सवालों का जवाब देने के। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम NH3। चलिए क्वेश्चन ले लिए, 1.7 ग्राम NH3, तो NH3 तो मोलेकुल है, निकालना है एटम, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स पूरा भरपूर लिखे बराबर, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स को नहीं इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू टोटल एटम्स। आइए देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रेडी कर लेंगे, मास इसका ग्राम में, तो मैं W लिख देता हूं, अमाउंट गिवन इन ग्राम को W मैंने लिख दिया, और नीचे मैं लिख देता हूं मोलर मास। अब मोलर मास जो है, चाहे वो मोलेकुल हो चाहे जो भी हो, उसका मास नीचे लिखे, इनटू 6.022 गुणे 10⁻23 इंटू टोटल एटम। इसमें देखे हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 4 है, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और W इसका 1.7 हो जाएगा, और अमोनिया का मोलर मास निकाल लीजिए यहाँ पर, तो ये 14 हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो 14 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 17 मैंने दे दिया, यहाँ 6.022 गुने 10⁻23 इंटू 4, यहां से उड़ा दिए हम दशमलव, नीचे 10 और 1 0 काट दिए, हो गया 22, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 0, और ये 24, तो 24.088 इंटू 10⁻22, इतना हमको एटम की संख्या मिल जाएगी। तो किसी मोलेकुल से अगर एटम निकालना होगा तो फार्मूला, अब सारे फार्मूला के हिसाब से बहुत सारे इंटर कन्वर्सन वाला भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी मोलेकुल्स बाकी है, उसको पढ़ाना है हमको, अभी मैं सिर्फ एटम की बात कर रहा हूं। तो चलिए, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि एक एटम के जो मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक मोल के मास को हम ग्राम में लिखते हैं। तो किसी एटम के लिए एक एटम का मास दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में, और उसमें एटम पूछ देगा, जैसे मेरे कहने का मतलब, या मोलेकुल ही दिया है उसमें एटम पूछ देगा। वो कैसे हम लोग काम करेंगे, आइए देखिए, इसको मिटा रहे हैं, चले आते हैं, मिटा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। इस टेक्निक से आप चलिएगा जिस तरीके से मैं चल रहा हूं। आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको एटॉमिक मास यूनिट दिया है। चाहे एक बात और, यहां एक चीज लिख लीजिए, मैं NB करके नोटबुक में लिखवा रहा हूं पॉइंट, क्या चीज कि मैं यहां लिखवा रहा हूं कि यहां मोलेकुल से, समझिए बात। अब एटम में मोलेकुल्स तो कहीं कहीं आ ही जाएगा, और यहां एटम से, अब इसमें जैसे NH3 है, कभी जरूरत होगा इसमें कितना एटम है, तो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है, तो मैं 1 + 3 करके इसे 4 लिख देता हूं। उस तरह से मान लीजिए कि H2SO4 दिया हुआ है, इसमें पूछेगा कि कितने एटम है, तो ये 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपसे पूछेगा कि CO2 में कितने एटम है, तो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 हो जाएगा। अब इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि आप बता दीजिएगा, तो ये 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। तो किसी मोलेकुल में कितना एटम है ये तो काउंटिंग कर सकते हैं, और वहां से
अगर मोलिकुल्स का कोई वेट में मान दिया है, कोई दिया है, तो वहां से एटम पूछेगा तो उस फार्मूला से आप बना सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, तो हमको अब आगे बढ़ने दीजिए। ये क्लियर हो चुका है, तो अब समझिए बात को। मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमने एक केस लिखा था कि मोलिकुल से एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको केस 1 मान लीजिए, और मैं केस 2 में दे देता हूं। केस 2 क्या चीज कि कैलकुलेशन ऑफ एटम फ्रॉम गिवन AMU। जो दिया हुआ AMU है उससे हम एटम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने कोई सवाल करता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन say AMU ऑफ हीलियम। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको ऐसे कोई कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तब तक से मैं इंक डाल रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 AMU ऑफ हीलियम। हीलियम के 100 AMU में एटम की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने मोलिक्यूल से एटम निकाला। अब हम क्या करेंगे कि चाहे एटम हो चाहे मोलिक्यूल हो, एटॉमिक मास यूनिट में मान दिया हुआ रहेगा। और एटॉमिक मास यूनिट कहने का मतलब मैंने ये भी आपको बताया है कि एक एटम के मास को AMU में लिखेंगे, और 1 मोल एटम के मास को हम लोग ग्राम में लिखेंगे। ये दिमाग में सेट कीजिएगा, कुछ एग्जांपल दिए थे। चलिए और भी आगे हम क्लियर करेंगे उसको, आगे बढ़िए। आइए इधर एक एक करके क्लियर करते चलो, सिस्टमेटिकली पढ़ो और इस तरह से पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से आवे, छूटने का कोई भी चांस ना हो। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 AMU ऑफ हीलियम एटम। आइए देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं, समझिए। ये हीलियम है, हीलियम 2 और 4, इसका एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। हमको मतलब है एटॉमिक मास से। तो हीलियम के एक एटम का मास जो है वो 4 होता है, और वो 4 क्या होगा, 4 AMU होगा। इसमें कितना होगा, 4 AMU होगा, ठीक है। और इस 4 AMU में हीलियम के कितने एटम है, 1 एटम ऑफ हीलियम, और सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। तो मैं लिख रहा हूं कि चूंकि 4 AMU ऑफ हीलियम कंटेन 1 एटम, इसलिए है 4, इसलिए 1 एटॉमिक मास यूनिट में 1/4, इसलिए 100 में 1/4 इंटू 100, अब ये हो गया 25 एटम। तो किसी भी एटम में अगर एटम निकालने के लिए कहता है एटॉमिक मास यूनिट से, तो आपको यह देखना है कि जो दिया हुआ है एटम या मोलिक्यूल से, उसमें एटम कितने। मान लीजिए कि इसी को हम मोलिक्यूल पर क्वेश्चन अगर डाल देते हैं, अगर हम मोलिक्यूल पर एक क्वेश्चन डाल देते हैं, तो आइए देखिए समझते हैं। आइए इसको मिटा रहे हैं, ओके। चलो देखिए सर, मैंने आपसे कहा कि अगर हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 34 AMU ऑफ NH3। अब मैं यहां पर NH3 का एटॉमिक मास यूनिट दे दिया, मैं यहां पर अमोनिया का AMU दे दिया है। तो अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग क्या चीज कि ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे AMU में। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का 1 × 3। तो ये जो 17 AMU है वो क्या है, एक मोलिक्यूल का मास है।
mass of one molecule of ammonia, that is in atomic mass unit. अगर हम ये कहते कि मास ऑफ वन मोल मास ऑफ वन मोल एटम मोलिकुल ऑफ अमोनिया, तब हमको 17 ग्राम लिखना पड़ता है। लेकिन यहां पर 34 ग्राम है, तो हमको इस अमोनिया के अंदर हमको ये देखना होगा कि कितना एटॉमिक मास यूनिट है, तो 17। चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे क्या चीज, ये जो 17 AMU जो दिया हुआ है, इसमें अमोनिया के कितने एटम है? इसमें अमोनिया के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के 3, 4 एटम ऑफ NH3 के 4 एटम। इसलिए एक एटॉमिक मास यूनिट में 4/17 एटम, इसलिए 34 में 4/17 इंटू 34, 17 दूनी 34 से 4 दूनी 8 एटम। तो इस तरह से चाहे मोलेकुल हो चाहे एटम हो, यदि हमको एटॉमिक मास यूनिट क्वेश्चन में दिया है और वहां से अगर हमको एटम निकालना है, तो हम इसी टेक्निक से लेकर चलेंगे। अब तक से मैंने आपको चाहे मोलेकुल हो चाहे एटम हो, इस केस में हमको अगर एटम निकालना होगा या कोई मोलेकुल ग्राम में दिया हुआ हो, वहां से हमको एटम निकालना होगा। तो ये 2 टेक्निक पर ये क्वेश्चन मैंने सजाया। अब एक क्वेश्चन बनाइए चाहे 5 क्वेश्चन बनाइए, बात बराबर है। अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और बना लीजिए। इसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहा क्या चीज कि क्वेश्चन इस तरह से कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम in 4.4, ऐसा लिखते हैं। कितना नंबर देते हैं? आपको दे देते हैं 132 कर देते हैं। 132 फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 132 AMU ऑफ CO2, ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अपना मन से भी बना सकते हैं, आप भी बना करके लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं 4.4 AMU ऑफ CO2 दे सकता था, मैं 88 AMU ऑफ CO2 दे सकता था, और ऐसा दीजिए कि पढ़ सके, ताकि क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो काटा जा सके। नहीं भी काटा जा सके तो एक सही आंसर तक पहुंचा जा सके, अप्रोक्सीमेट, ताकि हम 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हल कर सके। आइए देखिए सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे क्या, ये CO2 है। अब इस CO2 का क्या करेंगे कि मास ऑफ वन मोलेकुल इन एटॉमिक मास यूनिट, और CO2 का 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, ये 44 हो गया। अब ये 44 AMU, ये 44 AMU हो गया। अब मैं ये कर रहा हूं कि 44 AMU में CO2 के कितने एटम हैं? तो कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, 3 एटम, 3 एटम ऑफ CO2। इसलिए एक एटॉमिक मास यूनिट में 3/44, इसलिए 132 में कितना हो सकता है? 3/44 इंटू 132, यहां से 3 से 4 12, 4 12 13। मैं सोच करके दिया हूं कि कर सके, तो ये 3 बार में कटेगा और 3 का 9 एटम, 9 हमारा क्या हुआ? एटम्स आंसर। अब मैं समझता हूं कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अगर इतना क्लियर हो गया तो सुनिए, देखिए, यहां से हम एक्चुअल एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास की चर्चा करेंगे। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले मैं मोल फॉर मोलेकुल का थ्योरी आपको देता हूं। जिस तरह से एटम का है उसी तरह से मोलेकुल्स का है, कुछ फार्मूला उस पर देते। तो वहां से मैं एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास की बात करूंगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का करूंगा, ग्राम एटॉमिक मास का करूंगा। इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको क्लियर कर देंगे। और इसको क्लियर करने के बाद पुनः न्यूमेरिकल बनाएंगे, पुनः आगे बढ़ेंगे। चलिए, ऐसे में पढ़ाऊं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं
समझाते हुए चलूंगा तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ सके, मेरी आवाज आपके पास सही तरीके से जा सके, आप सही तरीके से सुन सके, आप सही बात को समझ सके और आपकी सही तैयारी हो सके। आइए तो काम करते हैं। मैं बी की ओर बढ़ रहा हूं और बी क्या है, मोल फॉर मोलिक्यूल। मैं आगे और न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, मोल फॉर मोलिक्यूल। आइए देखिए, तो अगर हम मोलिक्यूल की बात करते हैं तो कोई एक मोलिक्यूल ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, आपको जो इच्छा वो लीजिए। तो मान लिया जाए कि मैं NH3 ले लिया, मैं NH3 ले लिया। अब मैं क्या लिख रहा हूं कि इसका जो इस मोलिक्यूल में जो एटम है उसके सारे एटम के मास को मैं ऐड कर रहा हूं। ये 14 और +1 × 3 = 17। अभी मैं लिख रहा हूं AMU में। तो जो 17 AMU है ये क्या है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल अमोनिया है। ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मास ऑफ 1 मोलिक्यूल अमोनिया बराबर। अब इसको हम 17 ग्राम लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल अमोनिया मोलिक्यूल। अब इसको 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल क्या मास उसका हो गया 1 मोल, और ये कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर होगा। अब देखिए ग्राम, एटम और मोल एक है, सभी एक दूसरे के बराबर है, सभी एक दूसरे के बराबर है। और इसमें 1 मोल हो सकता है, और मोल क्या है, मोल एक संख्या है, काउंटिंग नंबर है, 6.022 × 10⁻23 होता है। तो मोल क्या है, एक संख्या है, और वो संख्या कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है। तो जिस तरह से एटम की कहानी थी, क्योंकि दोनों एक तरह से है, अब चाहे तो मैं वहां कह सकता था कि मोलिक्यूल भी एटम की तरह ही होता है, आप लिख लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं खुद आपका नोट्स में खुद बनवाऊंगा, खुद मैं सवाल बनवाऊंगा, और चैप्टर के अंत में भी जितना PYQ होगा वही सब बनवाऊंगा। आप बनाइए, मैं सब टोटल बनाने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। आइए इधर, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से मैं 2 बातें लिख देता हूं। जैसे मान लिया जाए, जिस तरीके से उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CO2 दे दिए, चलिए NH3 तो लिखे, चलिए फिर लिख देते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा वाटर दे देते हैं, ठीक है। कोई O2 N2 जो भी लिख देते हैं, N2 लिख देते हैं, इस तरह से बहुत सारा मोलिक्यूल लिखते हैं। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, अब मैं यहां लिख देता हूं इसका मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट तो एक ही होता है, लिखने का तरीका अलग है। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। अब जो मैं मोलिकुलर मास लिखूंगा, मोलिकुलर मास लिखूंगा। अब जब मैं मोलिकुलर मास इसका लिखूंगा 12 और 16 × 32 से 44 हो जाएगा। तो 44 जब मैं AMU लिखूंगा तो ये हुआ मास ऑफ 1 मोलिक्यूल CO2। अब ठीक अमोनिया के लिए जब मैं 17 + 1 × 3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 17 हो ही जाएगा, AMU हो जाएगा। और H2 में 18 हो जाएगा, मैं सीधे 18 लिख देता हूं। और नाइट्रोजन में 14 दूनी 28 हो सकता है, तो AMU। ये जो मैंने मोलिकुलर मास लिखा है, ये मास ऑफ 1 मोलिक्यूल का है। और ठीक जब मैं इसको ग्राम में लिखूंगा 44 ग्राम, और यहां मैं 17 ग्राम लिखूंगा, और यहां मैं 18 ग्राम लिखूंगा, और फिर यहां मैं 28 ग्राम लिखूंगा, तो ये क्या है, 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास है। और ये जितना इसका ये ग्राम है, ये कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर होगा। ये सबके सब 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर होगा, और 1 ग्राम मोलिक्यूल 1 मोल के बराबर होगा। और मोल एक संख्या है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर होगा। कहानी दोनों का सेम है,
कहानी दोनों का सेम है। अब इसको चाहते तो मैं एक लाइन में भी सिमट सकते थे पूरे लेक्चर को, लेकिन मैंने इसको सिस्टमेटिकली एटम के केस में, मोलिक्यूल के केस में मैंने सजाया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से जिस तरह से एटम्स में मैंने फॉर्मूला लिखा था, कुछ मोलिक्यूल्स के भी फॉर्मूला सजाएंगे। आइए चलते हैं, मिटाते हैं। ओके, आओ। चलिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, जैसे मैंने एटम में लिखा था उस तरह से मैं मोलेकुल में भी लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला एकदम ओट पर होना चाहिए, सवाल कोई भी बनेगा। ये दिमाग में रखना है कि मैं कौन फॉर्मूला लूं। ग्राम दिया है, एटम दिया है, मोलेकुल दिया है, क्या दिया है। मोलर वॉल्यूम की बात करें, जहां वॉल्यूम की बात होगा 22.4 लीटर, वहां भी मोल का कंसेप्ट हम लेंगे। आयन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, न्यूट्रॉन की बात करूंगा, बहुत सारा सवाल की बात करूंगा। आइए, तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट गिवन इन ग्राम, अमाउंट गिवन इन ग्राम। सबको अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई थोड़ी सी बातें पढ़ा करके सवाल दे देता है, मैं भी वही बात लेकर चल रहा हूं, उसको सजा रहा हूं। आइए देखिए, ताकि तैयारी करने वाला भी विद्यार्थी हो, नए तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, पुराना विद्यार्थी को तो दिक्कत नहीं होगा, कैसे किसी भी तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन जो नए तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लेकर के भी चलना है। आइए, तो यहां से मैं अमाउंट गिवन इन ग्राम में लेकर चल रहा हूं। अमाउंट गिवन इन ग्राम, अमाउंट गिवन इन ग्राम बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास आ जाए। अब तीसरा हम फॉर्मूला, वहां जो नंबर ऑफ एटम्स दिए थे वहां नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो जाएगा। तो उसमें देखिए बात बराबर है, देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम चल रहा है। हम सिर्फ एटम के जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिखेंगे। लेकिन अब आपको तो आईने की तरह क्लियर हो गया, और यहां लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब दो लाइन में कोई बातें कोई लिख देता है, उसमें लड़का मोल कंसेप्ट में हर एक विद्यार्थी बहुत जगह मिस्टेक करता है कि कौन सा हम फॉर्मूला कहां लगाए। अब वही कोई विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ लेता है तो कहता है कि हमको सब आता है। अरे आता है तो पहली बार में क्यों नहीं क्लियर हुआ? बात समझने की कोशिश कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार में क्लियर कर लेता है हर कंसेप्ट, वो सिर्फ मेहनत करना है उसको, लेकिन फिर भी उसको दोबारा तिबारा समझना पड़ता है। आइए देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बटे कितना, यहां से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर, चलिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जिंदगी में हमेशा धीरे धीरे तैयारी कीजिए और अपनी जड़ को इस तरह से मजबूत कीजिए कि कोई भी समस्या आए तो आप उसका सामना कर सके। यहां से हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालिए, 4 फॉर्मूला उसमें भी मैं लिखा था और 4 यहां भी लिखा हूं, और इस चारों को घेरिए। आइए अब हम कुछ और बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अब मैं यहां लिख रहा हूं एडिशनल फार्मूला। आइए, अब एडिशनल फार्मूला में क्या चीज कि जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई कहे नंबर ऑफ मोल्स, हम जब कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां फार्मूला मिलेगा, मैं उसको यही ले लेता हूं कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलिटी दिया हुआ है तो मोल पर लीटर, और ये लीटर कैंसिल होगा तो मोल आ जाएगा। आइए,
दूसरा फॉर्मूला मैं यहां से लिख रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं मिलीमोल, मिलीमोल बराबर होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिली, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहां इसे ml कर देते हैं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तीसरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं कि मिलीमोल बटा 1000 बराबर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब चलिए इसको दिमाग में रखना है। चलिए आइए, तो ये एडिशनल 3 फॉर्मूला और रख लीजिए। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां से 2 बातों पर विचार करेंगे। क्या चीज कि एक्चुअल एटॉमिक मास या मास ऑफ वन एटम या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये तीनों एक ही बात हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस चीज का मतलब लड़का नहीं समझ पाता है और फॉर्मूला कहां कैसे यूज करना चाहिए वो मोल कंसेप्ट में घबरा जाता है। आइए देखिए, अब उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलते हैं यहां पर। अब इसी में हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट मिल जाएगा और वो भी मैं सारा क्लियर कर देता हूं, एटम के केस में भी और मोलेकुल के केस में भी। आइए, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर, अब इसको आप रिमेंबर लिख लीजिए। रिमेंबर, यहां से जो पढ़ाई होगा रिमेंबर दिमाग में रखना है। क्या बात याद रखनी है? मैं यहां लिख रहा हूं एक्चुअल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, समझिएगा बात को। इसको मैं लिख सकता हूं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ वन एटम। और बराबर में यहां क्या लिखूंगा, बराबर में मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं यहां लिखता हूं एटॉमिक वेट, समझिए मैं लिख रहा हूं, उसको बाद में फिर समझाऊंगा। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 1 ग्राम में हो गया। आप समझिए बात को। ये जो एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये एटॉमिक वेट लिखे चाहे एटॉमिक मास, जो भी आप यहां लिखते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर है। ये है क्या भाई? फुल फॉर्म लिखे, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब प्रश्न उठता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? अब प्रश्न ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। चलिए ठीक है, अब मैं मोलिक्यूल का भी लिख देता हूं, तब मैं रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास की कहानी आपको समझा रहा हूं। आइए, अगर मैं यहां 1 नंबर देते हैं, दूसरा का नंबर मैं ये लिखूं कि एक्चुअल मोलेकुलर मास। अब इसी को एक्चुअल एटॉमिक मास का आदमी लिखता है AAM, आम कह देता है, और ये हो जाएगा राम। तो आम और राम की सही कहानी क्या है, आज के बाद आपको दिमाग से नहीं निकलने दूंगा। आइए देखिए, मैं अब मोलेकुल में चल रहा हूं। और मोलेकुल में कैसे चलेंगे कि एक्चुअल एटॉमिक की जगह मोलेकुलर मास लिखेंगे, एब्सोल्यूट मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास, मास ऑफ वन मोलेकुल लिखेंगे। आइए देखिए, तो एक्चुअल मोलेकुलर मास या लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मोलेकुलर मास, या लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोलेकुल, मास ऑफ वन मोलेकुल। अब यहां जो हम एटॉमिक वेट लिखे हैं, चाहे एटॉमिक मास लिखे हैं, यहां मोलेकुलर मास लिख सकते हैं।
मोलेकुलर मास लिख सकते हैं इनटू 1 या मोलेकुलर वेट भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मोलेकुलर वेट लिखते हैं चाहे मोलेकुलर मास, बात बराबर है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं भाई 1.66 इंटू 10⁻24। तो कहीं पर लड़का मोलेकुलर वेट, कहीं पर मोलेकुलर मास, कहीं एटॉमिक वेट, कहीं एटॉमिक मास लिखता है। फिर कहना चाहते हैं कि भाई यहां पर राम की बात है, और यहां भी जो कहानी हम जो लिखते हैं, यहां जो मोलेकुलर मास लिखते हैं, इसमें भी राम ही लिखा जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव इसको मोलेकुलर मास इसलिए RMM, एटम के लिए AM रहेगा और मोलेक्यूल के लिए MM रहेगा। अब देखिए इसके कहने का भाई इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम का हम एक्चुअल एटॉमिक मास लिखते हैं तो सोडियम के लिए सिर्फ 23 लिखेंगे, ना 23 ग्राम लिखेंगे, ना 23 एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे, सिर्फ 23 लिखेंगे, इससे गुना कर देंगे, सिर्फ 23 लिखेंगे इससे। कैल्शियम का निकालेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक सिर्फ 40 लिखेंगे, यहां पर हम इससे गुना कर देंगे। मान लीजिए कि NH3 है तो NH3 के लिए सिर्फ 17 लिखेंगे, क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता है, सीधा 17 से इससे गुना कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.66 इंटू 10⁻, जो आप एक्चुअल एटॉमिक मास इन ग्राम, एक्चुअल एटॉमिक मास इन ग्राम की बात जो करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे सोडियम है तो आप सोडियम AMU लिखते हैं, तो सोडियम में 23 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिखते हैं तो ग्राम में चेंज हो जाता है। चलिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, चलिए इतना नोट कीजिए पहले आप, आइए चलिए बात समझते हैं। समझिए बात। अब देखिए हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, आइए हम फिर से लिखते हैं यहां एटम, और कुछ एटम आपके सामने मैं लिखूंगा तब क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ये 7 है, ये 14 है, समझिएगा बात को। ये कैल्शियम है, ये 20 है और ये 40 है, और एक मैग्नीशियम लिख देते हैं, इतना काफी है, 12 है और 24 है। और मैं यहां लिखता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, और मैं फिर यहां लिखूंगा क्या चीज, अगर आप लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिख रहे हैं, या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लिख रहे हैं, या फिर यहां लिखे ग्राम एटॉमिक मास लिखे, एक्चुअल एटॉमिक मास को मैं समझा रहा हूं, समझिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है इसका, जैसे मान लीजिए कि 14 यहां जो दिया है, तो ये 14 AMU बटा में AMU, यानी सिर्फ 14 होता है। इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास लिखेंगे AMU में, कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक मास इनटू AMU बटा AMU बराबर रिलेटिव एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको हम लोग ग्राम में लिख देंगे, इसको ग्राम में लिख देंगे। और अगर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास यहां लिखना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लिखना चाहते हैं, तो यहां देखिए, अब यहां हम क्या करेंगे, ये 14 AMU लिखेंगे। अब समझिए बात को, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को, जैसे एक एटॉमिक मास यूनिट में, एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो चूंकि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जब हम लोग निकालते थे रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू इतना, ये जो हमारा जो है ये एटॉमिक मास होगा, तो ये जो मास हुआ हमारा एक एटम का मास हुआ, तो एक एटम का मास और को ग्राम में जब हम लोग लिखते हैं तो इस 14 से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से गुना कर देते हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हमको निकल जाता है। समझिए बात। अगर यहां कैल्शियम है तो यहां लिखते हैं 40, सिर्फ 40 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 40 ग्राम,
और लिखेंगे 40 AMU लिखेंगे। ये मैग्नीशियम है तो यहां लिखेंगे सिर्फ 24 और यहां लिखेंगे 24 ग्राम और यहां लिखेंगे 24 एटॉमिक मास यूनिट। समझिए बात को। सुनिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास नंबर इंटू AMU बाई AMU। तो जितना मास नंबर होता है ना, बस वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यूनिट लेस होता है। जैसे मान लिया जाए कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आप लिखते हैं तो आप कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास आप जैसे लिखते हैं एब्सोल्यूट आम बराबर राम इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ये कहें कि राम बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि आम जो मैं लिख रहा हूं इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखता हूं, तो दिस आम इज इक्वल टू दिस एटॉमिक मास यूनिट। नाउ हियर अगर आप अब यहां पर ऐसे लिखते हैं, अब प्रश्न है कि किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए कि आप Fe की बात करते हैं, Fe की बात करते हैं और Fe के लिए अगर राम लिखते हैं तो इसका 56 होता है, तो 56 इंटू AMU बटा में, देखिए एक एटॉमिक मास यूनिट इतने के बराबर होता है, तो AMU लिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन समझने की कोशिश करो फिर से। राम लिखेंगे यूनिट लेस, ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे ग्राम में, और आम लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। राम लिखेंगे तो जब इसका कोई यूनिट नहीं है तो जितना एटॉमिक वेट उसका है उतना लिख देंगे सीधा सीधा, मतलब कि मास नंबर में एटॉमिक मास यूनिट है, नीचे एटॉमिक मास यूनिट से गुना कर देंगे, जितना मास नंबर है वही उसका आंसर है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सिर्फ 14 लेंगे, अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो सिर्फ 40 लेकर चलेंगे। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, राम जो होता है यूनिट लेस होता है। आम की बात करते हैं तो राम इंटू इतना हुआ, तो राम बराबर आम बटा में इतना। अब मान लीजिए कि Fe का राम लिखना चाहते हैं तो Fe का जो एटॉमिक मास होता है 56, उस 56 में AMU से गुना करके AMU लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो हुआ इस आम के बदले हुआ AMU से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमको सिर्फ 56 हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि राम की कोई यूनिट नहीं है, जितना आपके एटम के ऊपर मास दिया है बस जेन करके उतार दीजिए। ग्राम एटॉमिक मास की बात करेगा तो उसको ग्राम में लिख दीजिए, उतना ग्राम हो जाएगा। और आम की बात ऐसे करता है तो एटॉमिक मास यूनिट लिख दीजिए। और ये आम क्या है, एक एटम का मास है, एक एटम का मास है। और जो ग्राम लिखते हैं वो क्या है, एक मोल का मास है। यही तो सीखना है। तो राम और आम की जो कहानी है इस तरीके से चलती है, उसी को आदमी अपना बढ़ा चढ़ा करके लिखता है, लेकिन मेन बात नहीं। अब ठीक हम मोलेकुल की बात करते हैं तो मोलेकुल की बात हम उसी तरह से करेंगे, और भी आगे इससे संबंधित हम सिखाएंगे। जब हम यूनिट को चेंज करते हैं कुछ खास कहानी क्या होती है कि कार्बन के केस में कि एक्चुअल एटॉमिक मास आप लिखते हैं ऊपर में कि राम बराबर एक्चुअल एटॉमिक मास बटा में 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, और फिर वहां पर लिखते हैं उसका मास लिख करके AMU, नीचे AMU, तो बात बराबर। या फिर आप लिखते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24, नीचे लिखते हैं 1.6 इंटू 10, तो दोनों कट जाएगा, तो उतना ही होगा। अब ठीक उसी तरीके से अगर आप मोलेकुल की बात करते हैं,
तो मोलेकुल में मान लीजिए कि अमोनिया है, मान लीजिए कि CO2 है और मान लीजिए कि H2 है। समझने के लिए इतना काफी है। अगर हम यहां लिखते हैं, अगर मैं यहां लिख रहा हूं जिसे राम रिलेटिव मोलेकुलर मास, रिलेटिव मोलेकुलर मास, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास उस तरह से रिलेटिव मोलेकुलर मास होता है। आइए, ये क्या है? ये है रिलेटिव मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास। तो जितना इसका मास है सिर्फ जोड़ दीजिए, 14 1 गुने 3, ये सिर्फ 17 होगा। इसका 12 और 16 गुने 2 32, इसका सिर्फ 44 होगा। अब इसमें H2O में 1 गुने 2 प्लस 16, इसका सिर्फ 18 होगा। ये नहीं कि A में इसमें ही जोड़ना है, लेकिन वही केस अगर जिस तरह से एटम में एब्सोल्यूट एटॉमिक मास लिखते थे, एब्सोल्यूट मोलेकुलर मास लिख सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मोलेकुलर मास जब हम लिखेंगे, ये जो 17 है ये mu कर दीजिए, ये 44 है 44 mu कर दीजिए, और ये जो 18 है 18 mu कीजिए। लेकिन जैसे ही आप ग्राम मोलेकुलर मास आप लिखते हैं तो इसको 17 ग्राम लिखिए, इसको 44 ग्राम लिखिए और इसको 18 ग्राम लिखिए। ठीक है, आइए। तो इस तरीके से हम एटम और मोलेकुल की कहानी हम लोग देखें। अब यहां से हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे, लेकिन आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। तो आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से देखिएगा, कहाँ फॉर्मूला कैसे हैं, सारे फॉर्मूला को याद कर लेना है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जीवन में जो शिक्षा है और जो आपका संस्कार है, ये दो चीजों को कभी जीवन में खत्म मत होने दीजिएगा। कहा भी गया है, कहावत है, जीवन में शिक्षा जरूरी है उतना ही जितना विद्यार्थी के जीवन में संस्कार भी जरूरी है। अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो मैं समझता हूं कि आप समाज में गिर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा है, आप किसी से लड़ सकते हैं, नहीं झुक सकते हैं, लेकिन यदि जीवन में संस्कार नहीं है तो आपको गिरना निश्चित है। कहा भी गया है कि शिक्षा और संस्कार जीवन के दो ऐसे मूल मंत्र हैं कि शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी तो संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देगी। याद रहे मेरे बच्चों, सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार भी जरूरी है। यदि शिक्षा आपको झुकने नहीं दे सकती है तो संस्कार आपको गिरने भी नहीं देगी। अगर कितने व्यक्ति को देखते हैं कि बहुत पढ़ लिख गए हैं लेकिन उनके पास संस्कार है, बोलने का तौर तरीका है, विनम्रता बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जो कहीं पर पढ़ने में असमर्थ है, उस गरीब मां के पास भेजिएगा जो अपने बच्चों को नीट के सफर तक पहुंचाना चाहती है। मैं हमेशा और 12 मास 12 महीना एक एक करके सिस्टमेटिकली मैं इस तरह से तोड़ तोड़ करके आपके पास वीडियो के जरिए आपके पास नॉलेज भेजूंगा कि नीट का सारा क्वेश्चन आपको घर पर ही हल हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन में हमसे मिल सकते हैं, आपको यहाँ भी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन के जरिए शिक्षा में घर घर तक पहुंचा सकूं। मेरा मेन मिशन है हर घर का बच्चा डॉक्टर बने, हर गरीब और खास करके वो बच्चा तो जरूर जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है और वो उसकी इच्छा है, उसकी आत्मा कहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं उसके लिए रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं करता रहूंगा। और आज मैं आपके सामने प्रण लेता हूं कि मैं तब तक वीडियो बनाता रहूंगा जब तक से कि ईच एंड एवरी नॉलेज प्रत्येक विद्यार्थी को मैं दे ना पाऊं, उस माँ के पास ना पहुंचा सकूं जिसका बच्चा नॉलेज के लिए तड़प रहा है।
मैं उसको किसी भी कीमत में झुकने नहीं दूंगा और गिरने भी नहीं दूंगा। उसके संस्कार को और उसके शिक्षा को कभी मिटने नहीं दूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को दूर दूर पहुंचाइए, वहां तक पहुंचाइए जहां इसकी जरूरत है, और इससे कुछ हासिल कीजिए। मैं हमेशा अगले वीडियो में मूल कंसेप्ट के दूसरे लेक्चर लेकर के आऊंगा। तब तक से बस अब हमको इजाजत दीजिए यहीं से। ओके, ठीक है।